तो शुभ समाचार में सबसे पहले बात उत्सव बहार की। देखा जाए तो भारत में हर दिन उत्सव है, हर दिन कोई ना कोई पर्व है। ये उत्सव और पर्व हमारी खुशियों को बढ़ा देते हैं, अपनों के साथ जीने के सुकून के पल देते हैं। ऐसा ही उत्सव महाकाल के दर पर मनाया जा रहा है। वहां सांझी उत्सव के रंग बिखरे हुए हैं। महाकाल के दर्शन को पहुंचे भक्तों को ये उत्सव बेहद पसंद आ रहा है। महादेव का परम भक्त था रावण, जिसकी प्रयागराज में धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली गई। रावण बना कलाकार रथ पर विराजमान था और साथ चल रही थी लोगों की टोली। इसी के साथ गरबा का रंग भी जमने लगा। ट्रेंडी स्टेप्स पर गरबा किया जा रहा है। दिल्ली, मुंबई और गुजरात में नवरात्रि के 9 दिनों तक जमकर गरबा और डांडिया खेला जाता है। इस तरह दुर्गा पूजा की तैयारी भी लगभग पूरी हो चुकी है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग थीम पर दुर्गा पूजा के पंडाल बनाए गए हैं। आपको ऑपरेशन सिंदूर की थीम वाला पंडाल भी यहाँ देखने को मिलेगा। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन, जहां पर महाकाल के मंदिर में उमा सांझी उत्सव की भव्य शुरुआत हो चुकी है। उत्सव 21 सितंबर तक चलेगा। महोत्सव में 22 सितंबर को कन्या भोग का आयोजन है और 23 सितंबर को माता पार्वती रजत पालकी में विराज कर नगर भ्रमण करेगी। उत्सव के पहले दिन सभा मंडपम में विधि विधान से माता पार्वती की प्रतिमा विराजित कर स्थापना की गई। तो वहीं शाम को संध्या आरती के पश्चात वसंत पूजन हुआ, जिसमें विद्वान ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। इस दौरान अखंड दीप प्रज्वलित किए गए। वहीं प्राचीन शिला का परंपरागत पूजन हुआ। 5 दिन के महोत्सव के दौरान सभा मंडपम में हर दिन शिला पर रंगोली और झांकियां सजाई गई। वहीं परिसर में मंच में कलाकारों का गायन, वादन और नृत्य की प्रस्तुति उन्होंने दी। इस दौरान महाकाल मंदिर परिवार के पुरोहित एवं पुजारी हर दिन रंगोली सजा करेंगे और भगवान महाकाल के अलग अलग रूपों की झांकी सजाई जाएगी। उमा सांझी महोत्सव हो रहा है। यहाँ पर भगवान महाकालेश्वर के मंदिर में हर साल ये जो श्राद्ध पक्ष चलता है, इसी एकादशी से अमावस्या तक उमा सांझी महोत्सव हम लोग मनाते हैं। कई सालों से ये प्रोग्राम चलता आ रहा है। जिस प्रकार लड़कियां अपने घर में गोबर की संध्या बनाती है, कई पन्ना चिपकाती है, उसी प्रकार माता जी का है रंगोली का पर्व, रंगोली से हम लोग बनाते हैं। यहाँ पर पुजारी पुरोहित मिलके यहाँ पर उमा सांझी महोत्सव बनाते हैं। और ये जो मेन पत्थर दिख रहा है, इसी पे ये प्रोग्राम हम लोग ये उमा सांझी महोत्सव बनाते हैं। तो प्रयागराज में सैकड़ों साल से रावण की बारात धूमधाम से निकाली जाती है। यहाँ दशहरा राम की विजय से नहीं बल्कि रावण की पूजा से शुरू होता है। रावण की बारात निकलने से पहले रावण और उसके पूरे परिवार की साज सज्जा का विशेष ख्याल भी रखा जाता है। पूरे लाभ लश्कर के साथ निकलती है रावण की शोभा यात्रा। हर साल प्रयागराज की सड़कों पर एक अलग ही नजारा देखने को मिलता है। एक शोभा यात्रा जो आम बारात जैसी नहीं बल्कि रावण की बारात होती है। ये परंपरा सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है। श्री कटरा रामलीला कमेटी इस शोभा यात्रा का आयोजन हर साल पूरी भव्यता के साथ करती है। प्रयागराज के कटरा इलाके में रावण को बुराई का प्रतीक नहीं माना जाता, बल्कि उसकी पहचान विद्वान और शिव भक्त के रूप में है। यही वजह है कि दशहरा की शुरुआत यहाँ श्री राम की विजय से नहीं बल्कि रावण की पूजा से होती है। अनोखी परंपरा है जहाँ पे रावण का दहन नहीं बल्कि पूजा की जाती है और रावण की शोभा यात्रा निकाली जाती है। हम जिस सड़क पे खड़े हैं उस सड़क पर रावण की शोभा यात्रा देखने वालों की भीड़ होती है। आप देखिए सभी लाइन से खड़े हैं और ये भीड़ रावण की शोभा यात्रा का इंतजार कर रही है, क्योंकि प्रयागराज में ये एक ऐसी अनोखी परंपरा है जो सिर्फ प्रयागराज में होती है। रावण के लिए कहा जाता है कि वो ज्ञान के देवता थे, ज्ञानी थे, तो यहाँ पर उनका क्योंकि पारिवारिक संबंध से इकलौता प्रयागराज है जहाँ पर इनकी शोभा यात्रा
यात्रा निकाली जाती है। रावण की बारात निकलने से पहले रावण और उसके पूरे परिवार की साज सज्जा का विशेष ख्याल रखा जाता है, जिसके बाद पूरे लाव लश्कर के साथ रावण की शोभा यात्रा निकलती है। जो ऋषि भारद्वाज जी थे वो रावण के नाना जी थे। इस वजह से यहाँ पे इस प्रयागराज कटरा में इनका दहन नहीं किया जाता है। यहाँ पे उनकी बारात उठाई जाती है। यहाँ पे ये सबसे बड़ी मान्यता है। इस वजह से यहाँ पे शोभा यात्रा निकलती है। यहाँ पे रावण का दहन नहीं होता है। रावण की ये बारात सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक उत्सव है। इसमें झांकियाँ निकलती है जिसमें रावण का परिवार शामिल होता है। परंपरागत रूप से रावण की शोभा यात्रा निकाली जाती है भरद्वाज ऋषि आश्रम से। भरद्वाज ऋषि रावण के जो नाना के रूप में थे और उन्हीं की परंपराओं को अनुपालन करते हुए कटरा रामलीला कमेटी रावण की भव्य शोभा यात्रा का स्वागत करती है। कटरा में रावण का निहाल है, इसलिए वो इनको यहाँ कभी जलाया नहीं जाता, इसीलिए रामलीला होती है बट यहाँ इनको जलाया नहीं जाता है। मान्यताओं के मुताबिक जब श्री रामचंद्र जी रावण वध के बाद पुष्पक विमान से प्रयागराज पहुँचे तो भारद्वाज मुनि ने उन्हें मिलने से इनकार कर दिया और रावण से भी क्षमा मांगकर उनका सम्मान किया। उसी क्षमा के प्रतीक के रूप में रावण को वरदान मिला कि उसकी पूजा होगी और हर साल प्रयागराज में उनकी बारात निकलेगी। ये उत्तर भारत की एकमात्र परंपरा है जहां दशहरा रावण दहन से नहीं बल्कि रावण वंदना से शुरू होता है। प्रयागराज की ये परंपरा सिर्फ रावण की नहीं, ये उस संतुलन का प्रतीक है जहां बुराई में भी अच्छाई की दृष्टि है और जहां इतिहास, परंपरा और संस्कृति एक साथ चलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब आपको विदेश लिए चलते हैं। दरअसल श्रीलंका के जाफना जहां पर रामायण के रंग बिखरे हैं। दरअसल यहां पर रामायण सांस्कृतिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर वहां के गवर्नर एन वेथानायगन समेत कई हस्तियां मौजूद रहीं। वहीं कलाकारों ने भी रामायण पर कार्यक्रम पेश किए और अपने परफॉर्मेंस से सभी का दिल जीत लिया। इस रामायण सांस्कृतिक सम्मेलन में रामायण से जुड़े स्थलों के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही रामायण पथ समेत इन स्थलों के संरक्षण और संस्कृति के रूप में बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया। देश भर में विजयदशमी की तैयारियां चल रही हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में ये त्योहार पूरे देश में मनाया जाता है और इस दिन रावण के पुतले का दहन करने की परंपरा है, जिसके लिए देश भर में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले तैयार किए जा रहे हैं। लेकिन राजस्थान के कोटा और अजमेर में इस बार रावण दहन पर कुछ खास होने वाला है। देखिए। असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक दशहरा। इस बार राजस्थान के कोटा के लिए बेहद खास है क्योंकि बुराई पर अच्छाई की जीत के इस पर्व के मौके पर कोटा विश्व रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। आयोजकों के मुताबिक कोटा में बनाए जा रहे रावण के पुतले की ऊंचाई 215 फीट रहेगी, जबकि उसका वजन लगभग 12 टन होगा। दावा किया जा रहा है कि कोटा में रावण दहन के लिए बनाया जा रहा पुतला दुनिया का सबसे ऊंचा और विशाल पुतला होगा। ये पहली बार है जो इतना ऊंचा रावण का पुतला यहाँ आपके कोटा शहर के बीच में तैयार किया जा रहा है। ये विश्व रिकॉर्ड रहेगा अब तक के रावण के पुतलों की ऊंचाई का। इसका जो मुकुट है वो पूरा एलईडी कलर लाइट से डेकोरेट किया गया है, जो रात के वक्त में अपनी रंगीन छटा बिखेरेगा। इस अद्भुत पुतले के निर्माण में 9500 किलो लोहे का इस्तेमाल हुआ है। सिर्फ चेहरा ही फाइबर से बना है, जिसका वजन 300 किलो है। पुतले में रावण का मुख्य सिर 25 फीट ऊंचा होगा, जिस पर 60 फीट ऊंचा मुकुट बहुरंगी एलईडी लाइटों से सजेगा। 50 फीट लंबी तलवार और 40 फीट के जूते रावण के पुतले को विशाल रूप देंगे। यहाँ पहली बार रावण का दहन करने के लिए रिमोट कंट्रोल सिस्टम का प्रयोग किया जाएगा, जिसमें 20 खास सेंसर लगाए जाएंगे जो आतिशबाजी को एक एक कर सक्रिय करेंगे। इसकी खासियत इसकी ऊंचाई के साथ साथ इसका जो रिमोट कंट्रोल से दहन का की योजना बनाई है वो बहुत विशेष रहेगा, क्योंकि इसमें 20 पॉइंट फिट किए गए हैं रिमोट कंट्रोल के।
इसकी दहन की टाइमिंग को बढ़ाने के लिए, क्योंकि आग लगने के बाद 1-1.5-2 मिनट के बीच में कोई भी चीज वो अग्नि से स्व हो जाती है, पुतले खास तौर से, तो उसकी टाइमिंग को बढ़ाने के लिए इसमें 20 पॉइंट लगाए गए हैं। उन रिमोट कंट्रोल के एक बटन से इसके एक अलग अलग पार्ट के बीच में धमाके होकर उनके उड़ जाएंगे। जैसे पहले बटन से जो इसके मुकुट पे छतर लगा हुआ हो उसमें ब्लास्ट होकर उड़ जाएगा, फिर ऐसे ही चेहरे में, फिर तलवार में, फिर ढाल में, इस प्रकार से इसकी टाइमिंग को बढ़ाने के लिए इसमें ये इंतजाम किए गए हैं। सिर्फ कोटा ही नहीं, अजमेर में भी रावण दहन के लिए जोरों शोरों से तैयारी की जा रही है। यहाँ 65 फीट ऊंचा रावण का पुतला तैयार किया गया है, जो हाथों में तलवार और ढाल थामे नजर आएगा। इस पुतले की खास बात यह है कि ये पुतला महज खड़ा ही नहीं रहेगा, बल्कि हाथों में ढाल और तलवार थामे भी दिखाई देगा। और ये 65 फीट का रावण का पुतला है। कुंभकर्ण मेघनाथ 45 फीट के है। ये पलके झपकाएगा, इसकी रिमोट से एक एक मुंडिया गिरेंगी है जी, और मुंह से अंगारे निकालेगा, नाभि चक्कर घूमेगा, ढाल घूमेगी। रावण के साथ उसके दोनों भाई कुंभकर्ण और मेघनाथ के भी 45-45 फीट ऊंचे पुतले तैयार किए गए हैं। विशाल काय ढांचे, आतिशबाजी और रोशनी का संगम दशहरे की रात को अद्भुत बना देगा। दशहरे पर जब ये पुतले जलेंगे तो आकाश रोशनी और धमाकों से गूंज उठेगा और एक बार फिर ये संदेश देगा कि सत्य की जीत हमेशा होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नवरात्र का पर्व जैसे जैसे करीब आ रहा है, देश में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, लेकिन इस मौके पर गुजरात की रौनक देखते ही बन रही है। अहमदाबाद से लेकर वडोदरा तक गरबा प्रैक्टिस के साथ ही गरबा पंडाल भी सज संवर रहे हैं। गरबा की रौनक, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम और बारिश से निपटने की तैयारी, सब कुछ इस बार खास होने वाली है। मां अंबे की आराधना का सबसे बड़ा पर्व नवरात्रि शुरू होने वाला है। ऐसे में गरबा कैपिटल माने जाने वाले वडोदरा में तैयारियां पूरी रफ्तार में हैं। दुनिया भर में मशहूर वडोदरा का गरबा इस बार भी रंग और उमंग के साथ लोगों के दिलों को रोशन करेगा, जिसके लिए शहर के कोने कोने में गरबा मैदान सजाए जा रहे हैं। लाइटिंग, रंगोली और थीम डेकोरेशन से पंडालों की खूबसूरती देखते ही बन रही है। कि जो 9 दिन होते हैं उसके लिए हम ऐसे तो पूरी साल तैयारी में रहते हैं, बट ग्राउंड की जो तैयारी होती है वो ऑलमोस्ट अभी हमारी पूरी होने आई है और हम लोग वी आर रेडी टू प्ले गरबा एनी टाइम। जितनी भी चीज़ें थी, जो खास करके सिक्योरिटी की अगर हम लोग बात करें, क्योंकि इतना बड़ा जब आयोजन होता है, करीबन मैं जानता हूं तब तक कम से कम 75,000 खिलैया एक साथ गरबे खेल पाए, इतनी व्यवस्था हमने इस बार की है। बात वडोदरा की हो तो गरबा की धुन पर थिरकता हर दिल इस जश्न को और खास बना देता है। पारंपरिक सजावट से लेकर आधुनिक थीम तक वडोदरा के गरबा को खास बनाने के लिए तैयार हैं। सिर्फ साज सज्जा ही नहीं, सुरक्षा इंतजाम भी इस बार बेहद खास रहने वाले हैं। नवरात्रि के दौरान वडोदरा में पुलिस का सख्त पहरा रहेगा। हर गरबा ग्राउंड पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी। अलग अलग गरबा इवेंट्स में भीड़ के हिसाब से सुरक्षा गार्ड्स तैनात होंगे। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस की शी टीम भी मौजूद रहेगी। खास बात यह है कि पुलिस की शी टीम भी पारंपरिक परिधान पहनकर गरबा खेलेगी और किसी तरह की गड़बड़ी होने पर तुरंत कार्रवाई करेगी। 40 जैसे सीसीटीवी कैमरास लगाए हैं, जिसका एक मॉनिटरिंग सेंटर सेंट्रलाइज होता है कि हर गतिविधि पे उससे नजर रखी जाए। इसके अलावा 200 मेल गार्ड और 150 फीमेल गार्ड, ये मिला के 350 गार्ड्स हमारे अवेलेबल रहते हैं। इसके अलावा हर एक कमिटी मेंबर पूरा दिन खड़े पांव वहाँ पे रहता है कि कोई भी ऐसा बनाव ना हो। सो सिक्योरिटी की तौर पे हम लोग सुसज्ज है। बड़ौदा पुलिस हर बार हमारे साथ क्या बड़ौदा के हर गरबे के साथ वो रहते हैं और बहुत अच्छे से ट्रैफिक का डिपार्टमेंट हो या शी टीम, मैं स्पेशली कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कमिश्नर ऑफ वडोदरा
जॉइंट सीपी ऑफ वडोदरा कि शी टीम जैसे प्लेयर्स को वो लोग ट्रेडिशनल ड्रेस में गरबा ग्राउंड के अंदर खेलने भेजते हैं कि अगर कुछ भी कोई गलत हो रहा है तो वो खुद नजर रख पाए। हालांकि मौसम विभाग ने नवरात्रि के दौरान बारिश की संभावना जताई है। ऐसे में आयोजक मैदानों में बारिश का पानी तुरंत निकालने और बारिश के रुकते ही तुरंत गरबा दोबारा शुरू करने की योजना पर काम कर रहे हैं, जिससे किसी तरह की रुकावट का सामना ना करना पड़े। 24 परपोलेटेड वॉल बनाई है जिसमें से पानी सीधा जमीन के अंदर निकल जाए। उसके अलावा नीक है और बाकी सब तैयारी हमारी रहती है। सो अभी तक तो ऐसा कभी विघ्न माँ के आशीर्वाद से आया नहीं है और इस बार भी माँ का आशीर्वाद ऐसे ही सब बच्चों पर रहेगा और विघ्न नहीं है। गरबा की थाप, माँ अम्बे की आराधना और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, हर बार की तरह इस बार भी वडोदरा की नवरात्रि एक बार फिर विश्व भर के भक्तों और पर्यटकों के लिए यादगार बनने जा रही है। दिग्विजय पाठक, वडोदरा, गुड न्यूज टुडे। यूं तो देश भर में नवरात्रि की तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है, लेकिन जयपुर में इस बार नवरात्रि के मौके पर अलग ही रंग देखने को मिलेंगे। एक तरफ इको फ्रेंडली मूर्तियां तैयार की जा रही हैं, तो दूसरी तरफ मां की प्रतिमाओं को ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर सजाया संवारा जा रहा है। आइए आपको दिखाते हैं नवरात्रि की इन भव्य तैयारियों की एक झलक। नवरात्रि यानी माँ दुर्गा की आराधना का पर्व, शक्ति और श्रद्धा का एक ऐसा संगम जिसमें 9 दिन तक माँ के भव्य और दिव्य पंडाल अलग अलग जगह पर सजते हैं। लेकिन नवरात्रि के इस पावन मौके पर जयपुर इस बार अद्भुत आस्था का केंद्र बन रहा है, क्योंकि जयपुर में तैयार हो रही है 22 फीट ऊंची विशाल माँ दुर्गा की प्रतिमा, जिसे पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से आए मशहूर कारीगर आकार दे रहे हैं। 22 सितंबर यानी कि नवरात्र स्थापना का दिन, वो दिन जिस दिन से आने वाले 9 दिन तक माँ दुर्गा की आराधना सभी भक्त करते हैं, अलग अलग तरीके से करते हैं और उसी के लिए सभी लोग लेते हैं उनकी मूर्तियाँ। तो ऐसे ही जहाँ उनकी मूर्तियाँ बनाई जा रही हैं, उस मूर्ति घर में मैं हूँ जहाँ पे माँ दुर्गा के अलग अलग रूप हमें दिखाई दे रहे हैं। इस कार्यशाला में तैयार की जा रही मूर्तियों को बनाने के लिए गंगा की पवित्र मिट्टी भी खास तौर पर पश्चिम बंगाल से मंगाई गई है। यहाँ तैयार की जा रही सभी प्रतिमाएं पूरी तरह इको फ्रेंडली हैं, जिनमें हानिकारक केमिकल नहीं हैं और रंग रोगन भी पूरी तरह प्राकृतिक है, ताकि विसर्जन के बाद पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो। मेन चीज होता है कि इसका अंत में जब हम विसर्जन करते हैं तो उस वक्त हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि कोई भी चीज़ किसी को हानि ना पहुँचे। इसीलिए पहले ये पेरिस ऑफ प्लास्टर या इन सब की बनती थी, लेकिन धीरे धीरे हमने इसको मिट्टी के रूप में आकार देना शुरू किया और इसके ऊपर जो भी कलर होता है वो फूल पत्ती जो भी उस कलर के फूल जो होते हैं उनको सुखा के उससे एक्चुअल कलर बना के फिर वो कलर किया जाता है, जिससे विसर्जन में यदि हमें कोई दिक्कत ना आए और आराम से पानी के अंदर देवी की या जो भी हो वो आराम से घुल जाए। नवरात्रि से पहले जयपुर में मूर्तियों की डिमांड कई गुना बढ़ गई है। लोग अपनी श्रद्धा और बजट के मुताबिक 5 से 12 फीट की मूर्तियां ऑर्डर कर रहे हैं, जिनकी कीमत 5,000 से लेकर लाखों रुपए तक है। इस बार जयपुर के पंडालों में ऑपरेशन सिंदूर की थीम भी देखने को मिलेगी। आमतौर पर मां दुर्गा को सफेद और लाल साड़ी पहनाई जाती है, लेकिन इस बार परंपरा से अलग देवी को सिंदूरी साड़ी में सजाया जाएगा। इस खास थीम से पंडाल की भव्यता और देवी की आभा और भी निखर उठेगी। ऑपरेशन सिंदूर से इसको जोड़ा गया है। चाहे मैं गणपति की बात करूं, वहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े हुए पंडाल हो, या फिर अब कि माँ का जो श्रृंगार हो रहा है या उनको जो वस्त्र धारण कराए जा रहे हैं वो ऑपरेशन सिंदूर से जोड़कर सिंदूरी रंग के किए जा रहे हैं, वो बहुत ही खास बात है। तो नवरात्र स्थापना जब हो जाएगी तो हर एक पंडाल में जयपुर की जो मूर्तियाँ हैं वो देखने लायक होंगी। कैमरामैन मनीष के साथ रिदम जैन, गुड न्यूज़ टुडे, जयपुर।
तो आज महामुकाबला होना है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो का फाइनल इवेंट है। ये मैच दोपहर 3:53 पर शुरू होगा। इसमें भारतीय फैंस की नजरें 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा पर रहने वाली हैं। वहीं इस फाइनल में नीरज का सामना पाकिस्तान के जेवलिन थ्रो एथलीट अरशद नदीम से होगा। वैसे क्वालिफिकेशन में कल नीरज ने शानदार प्रदर्शन किया था। क्वालिफिकेशन में नीरज का बेस्ट 84.85 मीटर रहा था। उम्मीद यही है कि नीरज चोपड़ा आज फिर देश का नाम रोशन करेंगे। और अब आपको लेकर चलते हैं साइप्रस, जहां पर भारतीय संस्कृति के रंग देखने को मिले। दरअसल वहां के लिमासोल में नमस्ते साइप्रस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें पंजाबी समेत भारतीय गानों और डांस पर कलाकार थिरके। इस कार्यक्रम को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे। वहीं 70 कलाकारों ने अपनी परफॉर्मेंस की। बढ़ती उम्र के साथ अगर जीवन भी सुकून और सेहत से भरा हो तो बात ही कुछ और होती है। जापान के लोगों ने ये करके दिखाया है। यहाँ 1 लाख के करीब लोग 100 साल से भी ज्यादा जी चुके हैं। इस हैरान कर देने वाले आंकड़े के पीछे की बड़ी वजह है यहाँ के लोगों की सेहत को लेकर जागरूकता। देखिए एक खास रिपोर्ट। जापान ने एक बार फिर दिखाया है कि लंबी और स्वस्थ जिंदगी का असली फॉर्मूला क्या होता है। इस साल जापान में 100 साल या उससे ज्यादा उम्र पार करने वाले लोगों की संख्या करीब 1 लाख पहुंच गई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कुल 99,763 लोग अब 100 साल से ऊपर हैं। इनमें 87,784 महिलाएं और 11,979 पुरुष शामिल हैं, यानी 88% से ज्यादा महिलाएं हैं। लगातार 55 साल से जापान ने यह अनूठा रिकॉर्ड कायम किया है। यहाँ की कुल आबादी का करीब 0.81% हिस्सा अब 100 साल से ज्यादा उम्र का है। जापान की सबसे बुजुर्ग महिला 114 साल की हैं, जबकि सबसे बुजुर्ग पुरुष 111 साल के हैं। हर साल 15 सितंबर को जापान में बुजुर्ग दिवस मनाया जाता है। इस खास दिन पर जापान के प्रधानमंत्री 100 साल से ऊपर के नागरिकों को एक बधाई पत्र और चांदी का गिलास भेंट करते हैं। इस साल 52,310 बुजुर्गों को ये सम्मान दिया गया। जापान में औसत जीवन दर 95.1 साल है, यानी यहाँ के लोग आमतौर पर 95 साल तक जीते हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक जापान दुनिया का दूसरा सबसे स्वस्थ देश है। जापान में लोगों को कम नमक और चीनी खाने के लिए लगातार जागरूक किया गया है। यहाँ लोगों में मोटापे की समस्या ना के बराबर है, जो दिल की बीमारी और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का बड़ा कारण है। शायद इसी जीवन शैली की वजह से जापान दुनिया को लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन का बेहतरीन उदाहरण दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे टीचर से जिसने ग्राउंड से बच्चों की तकदीर संवारने की कोशिश शुरू की है। बास्केटबॉल एकेडमी को चलाने वाले प्रद्युत वोलेटी आज उन गरीब और जरूरतमंद बच्चों के गुरु बने हुए हैं जिनकी जिंदगी में लाचारियों की अलग अलग कहानियां हैं। वो ऐसे ही बच्चों के टूटे हुए सपनों को जोड़कर उन्हें उड़ान दे रहे हैं। ग्राउंड पर इन बच्चों की एनर्जी कमाल की है। ये बच्चे खेलने के साथ साथ अपनी किस्मत भी बदल रहे हैं। ये बच्चे उन घरों से यहाँ पहुंचे हैं जहां गरीबी के साथ साथ दुश्वारियों की न जाने कितनी कहानियां हैं। हाथों के नीचे बॉल पटकते ये बच्चे दरअसल अपनी किस्मत को पटखनी देने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें से किसी के पिता मजदूर हैं, कोई ड्राइवर है तो कोई सड़क पर खड़ा होकर जलेबी बेचता है। लेकिन ये बच्चे यहाँ पर अपनी किस्मत बदलने आए हैं और इनका साथ दे रहे हैं नोएडा का एक नौजवान जिसका नाम है प्रद्युत वोलेटी। ये कहानी उसी प्रद्युत और ऐसे सैकड़ों बच्चों की है। इस बास्केटबॉल एकेडमी को नोएडा के प्रद्युत वोलेटी चलाते हैं। वो खुद नेशनल प्लेयर रहे हैं।
प्रद्युत ने कोच बनने की ट्रेनिंग अमेरिका से ली है, लेकिन आज वो इन बच्चों को फ्री में न सिर्फ कोचिंग देते हैं बल्कि खेलने के लिए जो कुछ भी जरूरी होता है वो सब कुछ मुहैया कराते हैं। हम लोगों ने नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन 2016 में शुरू करी थी, जहाँ पर हमारा उद्देश्य था कि गरीब बच्चों को गाँव में और अलग अलग एरियाज़ के अंदर बास्केटबॉल की ट्रेनिंग मिले, फ्री बास्केटबॉल ट्रेनिंग मिले और हम इन बच्चों की एनर्जी को ढंग से यूटिलाइज कर पाएँ। बच्चों की जिंदगी को संवारने का ये मिशन आसान नहीं था। कुछ सालों तक प्रद्युत ने इन बच्चों की ट्रेनिंग का खर्च खुद उठाया। नौकरी से जो पगार मिलती थी प्रद्युत उसी से एकेडमी चलाते थे। यही नहीं, बच्चों के परिवार वालों को मनाना भी एक अलग तरह का टास्क था। पेरेंट्स यहाँ पर जो हैं, इनके पेरेंट्स मेजरली डोमेस्टिक हेल्प, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, गार्डनर्स, ये सब हैं। 9 to 9 की ड्यूटी में रहते हैं। इनके बच्चे अनसुपरवाइज्ड रहते हैं पूरा जब वो स्कूल से वापस आते हैं। कई बच्चे स्कूल नहीं भी जाते हैं, तो हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं था। और बच्चों को स्पोर्ट्स खेलने का जो एक इंटरेस्ट है, उसकी वजह से हम लोग को ज़्यादा कठिनाई नहीं आई है कि बच्चे को खींचना हमारे प्रोग्राम में। प्रद्युत का मिशन इन बच्चों को केवल खिलाड़ी बनाना भर नहीं है, बल्कि उनकी कोशिश है ये बास्केटबॉल कोर्ट उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बने और उन्हें गरीबी से उबार सके। जो हमारे प्रोग्राम में जिन्होंने पहली बार बॉल पकड़ी, आज वो नेशनल लेवल पे मेडल्स ला रहे हैं। एक बच्चा हमारा कर्नाटका के लिए इस साल ब्रॉन्ज मेडल लाया है। अब वो सरकारी नौकरी के लिए एलिजिबल है। उसके फादर इलेक्ट्रिशियन हैं। ऐसे कई स्टोरीज़ हैं। एक लड़की हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी में बास्केटबॉल की कैप्टन बनी है कॉलेज में। इकोनॉमिक ऑनर्स उसने परसू किया और अब वो यूपीएससी की तैयारी कर रही है और हमारे प्रोग्राम से अभी भी जुड़ी हुई है। तो ऐसी कई कहानियां हैं बच्चों की जो ऑलमोस्ट नो मीन्स ऑफ अचीविंग एनीथिंग से आज वो बच्चे अब बहुत हाई अचीव करने की आशा रखते हैं और बास्केटबॉल को एज अ स्पोर्ट खेलते हैं। यहाँ आपको हर उम्र के बच्चे मिल जाएंगे। बच्चे बताते हैं कि यहाँ आकर कैसे वो अपने जीवन को नई दिशा दे रहे हैं। नोएडा से भी अच्छे होते कोच, वो भी आते हैं हमारे को सिखाने। थैंक यू। ठीक है, अच्छा ये बताओ कि आप कोई बात नहीं, सिलेक्शन नहीं हुआ अभी तो तुम बहुत छोटे हो। कितनी उम्र है तुम्हारी? मेरी 13 ईयर्स ओल्ड। 13 ईयर्स। क्या बनना है आपको? मेरे को बास्केटबॉल प्लेयर। यहाँ के मेरे को सुकून सा मिल जाता है, मतलब घर पे बोर हो जाता हूँ तो यहाँ पे आके मेरे को बहुत अच्छा लगता है। कौन कौन है घर पे? घर पे मेरी मम्मी, पापा, भाई और मैं। यहाँ आकर आपने सबसे बड़ी चीज़ क्या सीखी? डिसिप्लिन? हाँ, सबसे पहले तो मैंने डिसिप्लिन सीखा और पहले मेरा पढ़ाई में ज़्यादा फोकस नहीं लगता था। अब सबसे ज़्यादा मेरा फोकस लगने लगा है पढ़ाई में। किस क्लास में? मैं 7th। क्या करते हैं पापा? पापा ड्राइवर हैं। ये एकेडमी इन बच्चों की अपनी दुनिया है। यहाँ ये सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए जी जान से जुटे हुए नजर आते हैं। तुम कहाँ से आते हो? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारे पिता कितना कमाते हैं? तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम्हारी किस्मत में लिखा क्या है? भाग्य ने तुम्हारे लिए रचा क्या है? ये बच्चे इन सारे सवालों को पीछे छोड़कर अपने लिए यहाँ पर एक नया बैटलफील्ड तैयार करते हैं, मेहनत करते हैं। और प्रद्युत इन बच्चों को ना सिर्फ एक गेम जीतना सिखा रहे हैं, बल्कि ज़िंदगी की जंग कैसे जीतनी है ये भी सिखा रहे हैं, ताकि ये बच्चे ना सिर्फ अपना बल्कि अपने परिवार का भविष्य बदल सकें। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, दिल्ली। अभी तक तो एआई का इस्तेमाल टेक कंपनीज और रिसर्च लैब तक ही किया जाता था, लेकिन लगता है कि अब एआई की नई भूमिका सामने आई है। यूरोप के देश अल्बानिया में एक ऐसा अनोखा कदम उठाया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। यहां तक एआई मंत्री अपॉइंट की गई है जिसने पहला बड़ा कदम भी उठाया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में दुनिया भर में नए नए शाहकार गढ़े जा रहे हैं। बेशक ये आधुनिक तकनीक कमोबेश हर क्षेत्र में इंसानी जीवन को आसान भी बना रही है। ऐसे में एक छोटे से यूरोपीय देश अल्बानिया ने तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ही मंत्री बना दिया है। जी हाँ, अभी तक आपने एआई चैटबॉट के रूप में दोस्त, पार्टनर, खिलाड़ी, टीचर या हाउसकीपर वगैरह देखे होंगे,
लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ये तकनीक इससे भी कहीं आगे निकलकर सत्ता के गलियारों में पहुंच गई है। अल्बानिया की सरकार ने डिएला नाम की एक मिनिस्टर दरअसल बनाई है, जो इंसान नहीं बल्कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी वर्चुअल बॉट है। पिक्सेल और कोड से बनी डिएला का अल्बानियाई भाषा में अर्थ है सूरज, जिसको देश के प्रधानमंत्री एडी रामा ने अपनी सोशलिस्ट पार्टी की नई कैबिनेट में इंट्रोड्यूस कराया। ये एआई मंत्री सरकार की कैबिनेट में पहली सदस्य है जो शारीरिक रूप से तो मौजूद नहीं है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वर्चुअली अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। एआई मंत्री बनाने की इस उपलब्धि के साथ ही अल्बानिया सियासी दुनिया में ऐसा इतिहास रचने वाला पहला देश बन गया है जिसने एआई तकनीक से पहली बार वर्चुअल चैटबॉट को मंत्री पद पर बैठाया है। खास बात यह है कि एआई मिनिस्टर डिएला को देश में भ्रष्टाचार से निपटने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। डिएला को लेकर अल्बानिया सरकार का दावा है कि इसके आने से देश में सरकारी और गैर सरकारी टेंडर पूरी तरह करप्शन फ्री हो जाएंगे। यानी डिएला का काम सरकारी टेंडर्स को मैनेज करना और प्राइवेट कंपनियों को प्रोजेक्ट्स देने का फैसला लेना है। सरकार के अनुसार डिएला को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वो रिश्वत, धमकी या किसी तरह के पक्षपात से प्रभावित नहीं होगी। नया एआई मिनिस्टर बनाने के साथ ही अल्बानिया दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने अपने मंत्रालय में एक एआई मंत्री की नियुक्ति की है। हालांकि अल्बानिया में डिएला कोई नया चेहरा नहीं है। साल 2025 की शुरुआत में ही इस एआई वर्चुअल बॉट को ई अल्बानिया प्लेटफॉर्म पर एक वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पर लाया गया था, जो देश के नागरिकों और कारोबारियों को सरकारी दस्तावेज देने में मदद करता है। फिलहाल तो अल्बानिया में इस साल मई में हुए चुनाव में चौथी बार एडी रामा सरकार सत्ता में आई है, जिसने कई युवा प्रतिनिधियों को भी अपनी टीम में शामिल किया हुआ है। और अब सरकार में डिएला के रूप में एआई मंत्री बनाने की इस उपलब्धि के साथ ही मकसद यही है कि नई सोच, नए इरादों और विचारों के साथ देश को भ्रष्टाचार परस्ती से आजादी दिलाते हुए विकास के रास्ते पर ले चलना। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।